वाला लेक्चर था, हम कंटिन्यू करेंगे रिवर्स पॉलिश नोटेशन को ही। ये जितनी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स के अंदर कंपाइलर्स ये यूज़ करते हैं। रिवर्स पॉलिश नोटेशन इज़ यूज्ड बाय कंपाइलर्स टू सॉल्व द मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर जब आप आरपीएन को इस्तेमाल करते हैं तो आरपीएन का एक एडवांटेज ये होता है कि ये ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस जो सा है आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस इस तरह के जितने भी मल्टीपल ऑपरेशंस भी हों तो ये उसको बगैर ब्रैकेट्स लगाए जो सा उसको सॉल्व कर लेता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ये इस्तेमाल करता है उसको सॉल्व करने के लिए वो है स्टैक। ठीक है, सो इसके दो तीन एडवांटेजेस ये हैं। ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस उसको बोलते हैं कि कौन से ऑपरेशन को आपने एक एक्सप्रेशन में पहले सॉल्व करना है, किस ऑपरेशन को आपने बाद में सॉल्व करना है, तो ये उसको कंसीडर नहीं करता। मतलब करता ठीक है, आंसर्स हमेशा हमारे ठीक आते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि बॉड मैस कोई चीज़ होती है तो पहले ब्रैकेट ओपन होगी। तो इसके उस स्टैक डेवलप होती जाती है वैल्यूज़ की, और जैसे ही पहला ऑपरेशन ये इनकाउंटर करती है साथ ही जो है ना उसको एग्जीक्यूट भी कर लेती है। नॉर्मल दुनिया में मैथ्स करते हुए, फिजिक्स करते हुए आप ब्रैकेट्स को तो फॉलो करते हैं, क्योंकि वो तो मैथमेटिकल दुनिया, उसमें तो ब्रैकेट्स लिखनी होती हैं ताकि एक इंसान गलती ना कर ले। अब ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को किस तरह से समझाई जाए, तो कंप्यूटर्स में जो कंपाइलर्स, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब आप लिखते हैं प्रोग्राम बनाते हुए, उसको जब वो सॉल्व कर रही होती है तो वो क्या करती है, वो आरपीएन इस्तेमाल करके उसको एग्जीक्यूट या सॉल्व करती है। अब जो वेरिएबल्स आपने दिए होते हैं जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, उनकी सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं। जिस तरह से आप प्रोग्राम में करते हैं ना, एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें राइट साइड के ऊपर कोई चीज़ सॉल्व हो रही होती है, प्लस माइनस वटेवर, और वो लेफ्ट पे लिखी हुई चीज़ को क्या होती है, असाइन होती है। असाइनमेंट तो सबसे आखिरी वाला स्टेप होता है। पहला तो सिंप्लीफिकेशन होती है उसकी। अगर सिंप्लीफिकेशन ठीक हो जाएगी, आखिर में जो आंसर आ जाएगा एक्यूमुलेटर में, वो वैल्यू फिर असाइन की जाती है लेफ्ट साइड वाला जो भी वेरिएबल आपने लिखा हुआ है। तो हम वेरिएबल्स की सूरत में भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और नंबर्स की सूरत में भी कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर उसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बताता हूं मैं। एग्जाम में क्या होता है कि वो वेरिएबल्स आपको देता है और कहता है इन वेरिएबल्स की ये वाली वैल्यूज हैं, मुझे बताएं इस एक्सप्रेशन की फाइनल आंसर क्या होगा, स्टैक के थ्रू करके दिखाएं मुझे इसको। अब वो स्टैक के थ्रू आरपीएन के का कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है, वो करके दिखाएं। तो कहता है स्टैक के थ्रू करके दिखाएं, तो स्टैक के थ्रू तो बनाना, तो स्टैक दिखानी होगी आपको उसको। तो स्टैक कैसे, जैसे जैसे डेवलप हो रही है मल्टीपल स्टैक्स, 7, 8, 9, 10 इस तरह की स्टैक्स बना के हर दफ़ा हर जो भी ऑपरेशन सॉल्व हो रहा है आपने स्टैक में अपडेट करके उसको दिखाना होगा। इट्स वेरी इजी। अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले ज़रा हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल्स थी, जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने स्टडी की थी। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल है, लेट से ए प्लस बी। आरपीएन में इसको किस तरह से लिखा जाता है, आरपीएन में ये इनफिक्स फॉर्म है या जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसमें से साइंस या ऑपरेटर्स बीच में आते हैं। ये पोस्टफिक्स या आरपीएन वाली फॉर्म है जिसमें आपके जो साइंस हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से ये लिखा जाता है तो स्टैक डेवलपमेंट इसमें इस तरह से होती है। पहले मैं दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, ए आएगा, ऑपरेटर सबसे एंड में आता होता है, पहले वैल्यूज आती हैं और फिर उसके बाद ऑपरेटर आता है। स्टैक हमेशा इस तरह से काम करती है। पहले स्टैक खाली होगी, पहले स्टेप में ये होता है, अगले स्टेप में यहाँ पे ए मौजूद होगा, फिर क्या आएगा, बी आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, एक आप ऑपरेटर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऑपरेटर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब चूंकि ये बात याद रखें ये दोनों वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल्स नहीं होते। मेमोरी में आपको पता है ना, वेरिएबल्स नहीं होते, वेरिएबल आपने नाम रखा होता है अपनी आसानी के लिए। मेमोरी में तो ये इनफैक्ट डेटा होता है ना ये, ठीक है, ए की जगह कोई वैल्यू पड़ी हुई होगी, बी की जगह कोई एक्स का कोई नंबर शंबर होगा। ठीक है, इन दोनों को ALU के जरिए ऐड किया जाएगा। ठीक है, और फाइनली इसका जो सा आंसर है, आंसर यहाँ पे आके सेव होगा। अब आंसर क्या था आपको मालूम है, आंसर इज द रिजल्ट। मैं दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह से आपको, मुताहर मैं इस तरह से दिखाऊंगा आपको, लेकिन अगर आप बोलें कि सर ये कैसे, तो मैं बताऊंगा कि मेमोरी में लेट्स अज्यूम ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे इनफैक्ट ए लोड होगा पहले 3 की तरह से, और 3 पड़ा रहेगा इधर, एक नई वैल्यू स्टैक में आके लोड हो जाएगी। स्टैक इज रेडी टू अपलोड मोर वैल्यूज, बट सिंस स्टैक के पास इन दोनों के बीच में एक तीसरा आता है, एक ऑपरेटर आ जाता है। वजह पता है क्या है, क्यों कि जब ये सॉल्व होती है तो सबसे पहले ए आता है, फिर आता है बी आता है, और फिर आता है
प्लस आता है। ये वाली फॉर्म है इसकी आरपीएन फॉर्म, पोस्ट फिक्स फॉर्म, जिसको आप क्या कहते हैं, आरपीएन फॉर्म बोलते हैं। ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन है इसकी। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो कंपाइलर पहले आरपीएन में कन्वर्ट करता है और उसके बाद इसको फिर एग्जीक्यूट करता है। इट्स वेरी इजी फॉर कंपाइलर टू एग्जीक्यूट दीज थिंग्स। ठीक है ये बात कि नहीं? तो इसको कहते हैं आरपीएन। तो पहले नंबर पे स्टैक में क्या चीज अपलोड होती है बॉयज एंड गर्ल्स? ये ए। दूसरे नंबर पे क्या होगा? बी। तीसरे नंबर पे उसका ऑपरेटर आएगा। तो स्टैक उसको कैसे इंप्लीमेंट करता है आरपीएन को? जस्ट बाय राइटिंग द एक्सप्रेशन इन पोस्ट फिक्स फॉर्म, साइंस आर रिटन एट द एंड। कर दिया। देखिए कितनी जबरदस्त बात है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू थी 3, बी की वैल्यू थी 4, 3 + 4 का आंसर क्या आएगा? 7। मैं वेरिएबल की दुनिया में आपको मजबूरी है ना इसी तरह से दिखाना पड़ेगा a + b, लेकिन अगर वैल्यूज की दुनिया में जाएं तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 दिखाया जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल एक्सप्रेशन। दैट इज व्हाई यू टुक 4 डायग्राम्स टू रीच टिल योर फाइनल आंसर। बट अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बना दूं मैं तो वो 9-10 स्टैक्स भी आप दिखा सकते हैं उसमें। अब बात नहीं समझ रहे, ये है डायग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूं कि ये इम्प्लीमेंट आंसर कैसे निकल रहा है। अब ये जो सी चीज है ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। इसके बाद स्टैक डेवलप होती है। स्टैक इसके बाद डेवलप होती है, यानी कि स्टैक में ये है आपकी फर्स्ट वैल्यू इन स्टैक। समझ आ रही? ये है आपकी सेकंड वैल्यू इन स्टैक। ये है आपकी थर्ड वैल्यू इन स्टैक। अब अगर इस तरह से एक्सप्रेशन लिखी जाए तो ये सॉल्व नहीं हो सकती कंपाइलर्स के थ्रू। तो कंपाइलर इसको सॉल्व करने के लिए पहले आरपीएन में कन्वर्ट करता है और फिर उसको सॉल्व करता है। और इसको सॉल्व कर ही कैसे सकते हैं इस तरह की चीज को? स्टैक ही इसको सॉल्व करती है कि जो वेरिएबल पहले आ रहा है वो पहले आएगा, उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल है स्टैक के ऊपर, तीसरा है वो उसके ऊपर। तो अब जितनी भी एक्सप्रेशंस कल हम लोगों ने एज एन एग्जांपल्स आपको मैंने दी थी, अब उन सबको जब आप देखते हैं सबको स्टैक के थ्रू भी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, या इवन उसकी आरपीएन फॉर्म बनाते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल आता है और उसका साइन बाद में आता है। ठीक है, सो ये दोनों सुने मेरी बात, इधर देखें, ये क्या है? ये डायग्रामेटिक इंप्लीमेंटेशन है कि कैसे स्टैक इसको यूज करती है। स्टैक उसको इस्तेमाल करने के लिए इस तरह से एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टैक हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो होती है। स्टैक जब एम्प्टी होती है तो उसका टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर हैंडल किया जा रहा होता है। टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर जो है ना हैंडल किया जाता है। जैसे जैसे वैल्यूज आती हैं वो +1 होता जाता है। इसको वैल्यू ट्रीट नहीं किया जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ऑथर्स इस प्लस के साइन को यहाँ पे लगाते हैं, कुछ ऑथर इसके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ऑपरेटर जो सा है वो कभी भी मेमोरी नहीं लेता। ऑपरेटर मेमोरी नहीं लेता। प्लस कराना है वो एक सिग्नल है, वो ALU एक यूनिट है पूरा, उसके लिए एक सिग्नल है। ALU एक ऐसा सर्किट है जिसमें हाफ एडर फुल एडर मौजूद है। समझ आ रही मेरी बात की? इट्स अ सर्किट। तो उसके लिए जब एक सिग्नल भेजा जाता है तो उसको मालूम होता है कि इस वक्त मैंने ये वाला काम परफॉर्म करना है। एंड आई टोल्ड यू कि देयर इज नो सब्ट्रैक्शन वाली चीज कोई सब्ट्रैक्शन बेसिकली एडिशन ही होती है। अगर आप 3 - 4 करेंगे तो -4 इज इनफैक्ट अ 2's complement of 4 एंड रिजल्टेंटली दिस विल बी 3 + 2's complement वाला। अब वो भी माइनस में कोई नंबर नहीं है, इट्स इनफैक्ट अ नंबर जो कि बाइनरी में लिखा हुआ है। सो इसीलिए पढ़ाया क्या जाता है, हाफ सब्ट्रैक्टर या हाफ फुल सब्ट्रैक्टर नहीं पढ़ाया जाता, आपको हाफ एडर या फुल एडर पढ़ाया जाता है। और ये चीज समझाई जाती है कि जी 4 बिटें आप ऐड करेंगे तो आंसर कुड एक्सीड 4 बिट्स। द मैक्सिमम वैल्यू 4 बिट्स कैन गिव यू, मिसाल के तौर पे इट्स +7। सबसे छोटी वैल्यू -8 दे सकती है। तो अब -8 में अगर -1 कराएंगे तो उसको 5 बिट्स आपको चाहिए होंगी। -9 लाने के लिए 4 बिट्स काफी नहीं है, बिकॉज 4 बिट्स यू नो ना 16 वैल्यूज होती हैं, आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव, -8 से -1 तक, 0 से 7 तक। समझ आ रही है? तो लार्जेस्ट पॉसिबल 7 आ सकती है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल -8 आ सकती है। तो कंप्यूटर फिर इन फ्लोस को खुद अंडरस्टैंड करता है, कैसे? फ्लैग्स के जरिए, स्टेटस रजिस्टर के फ्लैग्स के जरिए इनको मैनेज कर रहा होता है। 16 बिट्स का रजिस्टर है तो उसका जो सबसे बड़ा आंसर है वो 17 बिट्स में जा सकता है, 18 बिट्स में जा ही नहीं सकता। बिकॉज जनरल एक मिसाल देता हूं,
256 प्लस 256 कितना होता है? 512। मतलब 256 है, 255 एक लार्जेस्ट अनसाइंड पॉजिटिव नंबर है जो कि एक बाइट में लिखा जा सकता है। अब दो बाइट्स को आप ऐड करें, 255 प्लस 255, आंसर का आएगा 510। 510 लिखने के लिए आपको 11 बिट्स चाहिए। मतलब दो 8 बिटों को ऐड करते हुए सबसे जो बड़ा आंसर भी आ सकता है वो 255, 255, 510 और 9 बिटें चाहिए होंगी, और 9 बिट तो वैसे ही 511 तक जा सकती है। 9 बिट्स तो वैसे ही अनसाइंड की दुनिया की बात करूं, साइन में यही बात है, आप साइन की तरफ ट्रांसफर कर लें तो 9 बिट्स में 512 टोटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसमें से पहला कॉम्बिनेशन है 0 का और आखिरी कॉम्बिनेशन है 511 का। ऐसा ही है कि नहीं? 0 से लेके 251 टू 511 तक ना। अब जब आप 255 को आप ऐड कर रहे हैं 255 को, तो लार्जेस्ट आंसर 510 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अभी भी आपके पास एक जगह खाली है। अगर आप 9वीं बिट लेके आते हैं तो अभी भी आपके पास एक जगह मौजूद है कि आप इसका आंसर एकोमोडेट कर सकते हैं। तो साइंसदान क्या करता है, आपका ये जो आर्किटेक्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जिन्होंने डिजाइन बनाए होते हैं, वो कहते हैं कि जी 8 बिट का फर्स्ट नंबर, 8 बिट का सेकंड नंबर, आंसर भी 8 बिट का ही है, लेकिन जो 9वीं बिट है उसको कैटर करने के लिए स्टेटस रजिस्टर्स आर इनफ, क्योंकि 9 बिट नहीं आ सकती, 16 आएंगी। फिर बात समझ रहे कि नहीं? 8 बिट्स को ऐड करके जब वो 9वीं बिट का आंसर आ रहा है तो देयर इज नो 9 बिट्स। रिगार्डिंग माय पॉइंट कि नहीं? ना 10 बिट्स बनाने की तुक भी नहीं बनती, बिकॉज दो 8 बिट्स की वैल्यूज ऐड होकर कभी भी 10 बिट्स का आंसर बना ही नहीं सकती, हमेशा 9 बिट का ही आंसर बनाएंगी। जो लार्जेस्ट पॉसिबल आंसर है वो 510 बन सकता है उसका, उसके लिए 9 बिट्स काफी हैं। सोच तो आई होगी उस कंप्यूटर आर्किटेक्ट के जहन में कि यार क्यों ना एक बिट आंसर के लिए हमेशा बड़ी रखी जाए। तो उसने सोचा कि यार एक बिट के लिए तो पूरा आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये आंसर ने दोबारा जाके स्टोर भी होना होगा कहीं ना किसी जगह पे, क्योंकि जब ये आंसर आ गया तो इसे मेमोरी में स्टोर होना है, मेमोरी भी 8वीं बिट की होगी। अब पूरी मेमोरी, अब अच्छा पूरी मेमोरी चलो 9 बिट की रख देते हैं। अच्छा चलो पूरी मेमोरी 9 बिट की रखोगे तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव से बाइट उठा के ला रहे हो तो उसमें एक बिट के साथ क्या करोगे आप? जो एक बिट रह जाएगी उसके साथ क्या करोगे आप? क्या हर दफा जब वो 8 बिट का जो बाइट होगा उसमें एक बिट जाया हो रही होगी उसकी? तो वो सोच आती है नहीं यार ये वाला तरीका भी फीजिबल नहीं है, आंसर की 9 बिट्स बनाना भी ठीक नहीं, क्योंकि मेमोरी में दोबारा रजिस्टर में वैल्यूज रखनी है। चलो 16 बिट की बना देता है आंसर को, यूजलेस है, 7 बिटें 9 बिटें काम आ जाएंगी, और जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं और 16वीं बिट होगी वो किसी काम की नहीं होगी। तो यही ये तरीका भी ठीक नहीं है। तो क्या करें फिर यार? एक अकेली बिट बनाते हैं किसी जगह, एक ऐसा रजिस्टर बनाते हैं जहां पे अकेली बिटें भी काम आ रही हों। तो उसने कहा हाँ यार ये तो सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट है, ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, ALU की यूनिट्स के लिए नहीं, ये कंप्यूटर के डिफरेंट स्टेटसेस को हाँ या ना करने के लिए भी हमें फ्लैग्स की जरूरत पड़ सकती है। तो व्हाई नॉट टू कीप अ रजिस्टर, व्हाई नॉट टू मेक अ रजिस्टर जिसमें तमाम बिट्स जो सी हैं वो एज अ फ्लैग्स रीड कर रही हों, जिसमें इंटरप्ट भी आ सकती है। तो कभी भी प्रोसेसर के पास इंटरप्ट आएगी तो बजाय वो ढूंढने के कि इंटरप्ट आई है कि नहीं है, वो हमेशा उस रजिस्टर की खास जगह जाके चेक करे। अगर उसका ग्रीन हुआ हुआ है तो उसका मतलब है इंटरप्ट आई हुई है, रेड हुआ हुआ है तो इंटरप्ट नहीं आई हुई। आसान होता है ना एक जगह जाके चेक करना। जब आपको पता होगा कि मिसाल के तौर पे आपने अपने घर में फलानी चीज किधर रखी है तो आप पूरे घर को ढूंढेंगे या एग्जैक्टली उस जगह जाएंगे? अब जिस तरह आपकी अम्मियां होती हैं किचन के अंदर बहुत से मसाले रखे हुए होते हैं, जो मसाला जिधर होता है क्या वो पूरे किचन में हर दफा हर मसाले को ढूंढ रही हैं? एक नमक ढूंढने के लिए उनको पता होता है कि नमक किधर पड़ा हुआ है, पता होता है ना उन्हें कि नमक हमने, अब ऑब्वियसली नमक के साथ कुछ 600 किस्म के तो और मसाले होंगे आपके किचन में, लेकिन उनको पता है कि फलाना मसाला किधर पड़ा हुआ है, टिमकाना किधर पड़ा हुआ है। इसी तरह से कंप्यूटर को पता होता है कि किस चीज के स्टेटस को चेक करने के लिए मुझे किधर जुनसाना जाके चेक करना है। क्लियर हो रही है? अब उसने मुख्तलिफ जगह में नहीं, सिर्फ स्टेटस रजिस्टर को चेक करना होता है और स्टेटस रजिस्टर की फलानी स्लॉट को चेक करना होता है। उस स्लॉट के अंदर वैल्यू 1 है तो कहता है हाँ यार ठीक है, अप्रोप्रिएट ISR लोड कर लेता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन लोड कर लेता है। अप्रोप्रिएट हार्डवेयर को हैंडल करने वाली इंटरप्ट्स डिफरेंट हैं, सिस्टम के थ्रू जो इंटरप्ट्स आती हैं उसको हैंडल करने की डिफरेंट हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट्स डिफरेंट हैं, लाइब्रेरी रूटीन की इंटरप्ट्स डिफरेंट हैं, यूजर इंटरप्ट्स डिफरेंट हैं। हर एक इंटरप्ट को सर्विस करने की रूटीन डिफरेंट है और इसीलिए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में से ISR, अप्रोप्रिएट ISR जो उनसे ना उठा के मेन मेमोरी में लोड कर लिया जाता है। कुछ मेन मेमोरी में पहले से मौजूद होती हैं, सिर्फ उसका एड्रेस दे देता है प्रोसेसर को कि यार ये फलानी जगह पे रखी हुई थी, उधर जाके चेक कर लें आप। नहीं होती तो फिर वो हार्ड डिस्क ड्राइव से बैकिंग स्टोर से उठा के मेन मेमोरी में रख लिया जाता है। बिल्कुल कोई अनोखी इंटरप्ट आ गई अगर, जिसको मेन मेमोरी में नहीं रखा गया था पहले। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये जो पूरी कहानी चलती है ये जो पूरी कहानी चल रही होती है
ये सारी किस तरह से, सारे आर्किटेक्ट इस चीज को के थ्रू होके गुजर चुके हैं। तो कंपाइलर की भी जब हम बात करते हैं ना, तो कंपाइलर ने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। वो किस तरह से करना है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सबसे बड़ा मसला आता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सबसे बड़ा मसला आता है कि किस तरह से इसको सॉल्व। तो पहले आरपीएन में कन्वर्ट की जाती है उस चीज को, और उसके बाद स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट कर। ये इंप्लीमेंटेशन है, ये इंप्लीमेंटेशन है। असल चीज तो ये वाली है, इसकी कन्वर्जन है। तो इसको कन्वर्ट करना, ये इंप्लीमेंट करना इसको। ठीक हुई मेरी बात कि नहीं? अब मैं ना मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं मैथमेटिक्स में लिखूंगा, हम उसको आरपीएन में कन्वर्ट करेंगे, आंसर नेचुरली ठीक ही आएगा उसका। जैसे मैथमेटिक्स में एक चीज लिखी हुई जी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। एंट्री टेस्ट में ये ना क्वेश्चन इस तरह से आता है, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर क्या है। कुछ बच्चे इसका आंसर क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, और कुछ बच्चे इसका आंसर 8 लिखते हैं। 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर क्या है, मल्टीप्लाई पहले होगा फिर प्लस बाद में होगा ना, समझ आ रही है? तो वो क्या करते हैं, 2 + 2 पहले करके 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 8 आंसर दे देते हैं। एंट्री टेस्ट की क्लास के बच्चे भी 8 आंसर देते हैं। ऑनेस्टली आपकी क्लास में से भी जाके मैं पूछूंगा ना, तो इक्का दुक्का तो आंसर देगा ही देगा ये 8 इसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? सो अब ये चीज आती है। चले मैं इसमें और आसान कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ब्रैकेट लगा देता हूं इसमें। ठीक है, अब इसको आरपीएन क्या कहता है, आरपीएन इसको किस तरह से सॉल्व करेगा। आरपीएन सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखेगा, ए प्लस टेक्निकली क्या होना चाहिए, बी सी स्टैटिक होना चाहिए पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, अब ये एक आंसर आ चुका है इसका, ये एक आंसर क्या हो चुका है, आ चुका है इसका। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अब एक ये वैल्यू है और एक आपके पास ये वैल्यू। अब ये होगा ए बी सी स्टैटिक एंड देन प्लस। अब वैल्यूज कौन सी वाली हैं, ये है, ये है और एक ये है। क्लियर हुई? स्टैक डेवलप कैसे हो रही है, पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर स्टैटिक आ रहा है। अब जैसे ही स्टैटिक आया तो साथ ही जो स्टैक की टॉप 2 वैल्यूज होंगी उनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। यानी कि इसको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, आपको समझ आ रही है? अल्फाज पे गौर करना है, व्हाइट बोर्ड की बात और दिमाग कान सारे हाजिर रखने। अब जो इंप्लीमेंटेशन हो रही है, सबसे पहले मैं यहां से कहानी शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या आया, ए आया। अगले स्टेप में क्या आया, ए आया और फिर बी आया। अगले स्टेप में क्या आया, ए आया, फिर बी आया और फिर सी आया, और फिर उसके बाद क्या आया, स्टैटिक आया। अब स्टैटिक क्या करेगा, लेटेस्ट 2 वैल्यूज को, अब ये इंप्लीमेंटेशन हो रही है एएलयू के अंदर, अब ये एएलयू के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो रही है। ये कंपाइलर ने आरपीएन कन्वर्ट करके दे दिया एएलयू को कि यार इसको सॉल्व करना है। अब एएलयू को पता है कि मैंने इसको स्टैक के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, बात क्या नहीं? अब जैसे ही ये 2 लेटेस्ट वैल्यूज आई, इन 2 लेटेस्ट वैल्यूज को वो सॉल्व करेगा। अभी जो भी ऑपरेटर है, अब देखो b की वैल्यू थी 1, c की वैल्यू थी 2, मिसाल के तौर पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आंसर आएगा। आंसर आके ऊपर के कंटेंट्स खत्म होंगे और सारे कंटेंट्स खत्म हो गए, b और c पे ऑपरेशन अप्लाई हो गया, खत्म हो गए। तो अब ये रह गया था और आंसर है एक्यूमुलेटर में। तो असल में कहां पे लिखा जाता है, स्टैक में जो भी a के बाद वाली जगह होती है उधर इसका आंसर लिखा जाएगा। b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आंसर यहां पे आके सेव हो जाएगा। हम इसको एक्सप्रेशन की तरह से लिखते हैं, दैट इज b स्टैटिक c का आंसर यहां पे आ जाएगा। ये आ गया। फिर इसके बाद जब देखेगा ये सॉल्व हो गई चीज, ये तो पहले से मौजूद था। अब अगला कंटेंट कौन सा आएगा, अब इसके अंदर आ जाएगा क्या चीज, प्लस आएगी। जब इसके अंदर प्लस आएगा तो अब ये एक वैल्यू है, b मल्टीप्लाई बाय c। आपको तो एज एन एक्सप्रेशन नजर आ रही है, बट मेमोरी में इसका एक आंसर मौजूद होगा, दैट वाज इनिशियली 2। जिस तरह से हमने कहा b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 2। तो यहां पे क्या चीज सेव होगी, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया a, ये हो गया जो भी आंसर था, इसमें ये ऑपरेटर अप्लाई होगा। ऑपरेटर ने आंसर निकाल लिया, इन दोनों को प्लस करने वाला अब सेव किधर होगा, स्टैक के अंदर सेव होगा, क्योंकि दोनों कंटेंट्स चले गए थे एएलयू के पास। एएलयू ने इनको प्रोसेस किया, आंसर निकालिए, स्टैक में लाके रख देगा। जब ये दोनों चले गए थे तो स्टैक खाली हो गई थी। दोबारा यहां पे आके क्या चीज सेव हो जाएगी, ए को प्लस करेगा किसके साथ, पुराने आंसर के साथ। पुराना आंसर क्या था, बी स्टैटिक, सी इसका आंसर था। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? अब एग्जाम क्या करता है, एग्जाम आपको इस तरह की चीज देता है या उस तरह की चीज देता है, और बोलता है एबीसी की वैल्यूज ये हैं, मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाएं स्टैक के थ्रू। अगर आप स्टैक में जो मर्जी करें, रद्दो बदल करेंगे, एक एक स्टैक का एक एक नंबर है। मेरी बात अंडरस्टैंड करें, एक एक स्टैक का एक नंबर है, या 2 स्टैक्स का एक नंबर, दूसरी 2 स्टैक्स का
एक नंबर। वैल्यूज खराब लाके और आप चालाकी दिखाएं कि जी मैंने कैलकुलेट वो साइड पे करके तो मैंने आंसर निकाल लिया, और वो आंसर अच्छा इक्वल टू दिस, समझ आ रही, घसीट घसीट के आंसर ले आना। तो एग्जामिनर आपको स्टैक्स इसीलिए उसने बनाई है कि स्टैक का भी एक एक नंबर दे रहा है आपको। ठीक है बात कि नहीं? बच्चे ये चीज आपको एग्जाम में स्टैक क्या करवाता है, एक्सप्रेशन नहीं निकलवाता, वो एबीसी की वैल्यूज होती है यहाँ पे। तो आप एबीसी की जगह इनकी वैल्यूज लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे ए नहीं लिखते, ए की वैल्यू जो चल रही है वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहे होते हैं। तो नेचुरली जब जब सॉल्व होती है तो इनके आंसर्स यहाँ पे लिखे जा रहे होते हैं। तो ये बी सी स्टैरिक या बी स्टैरिक सी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, इसमें वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मैं तो अभी चूंकि एक्सप्रेशन बनाना सिखा रहा हूँ तो साथ ही मैं स्टैक भी सिखा रहा हूँ। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू द वैल्यूज जो हम आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो वैसे ही मैं जुबान से भी बता ही रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट कौन से वाला था? अब मैं स्टैक नहीं बनाता, अब मैं डायरेक्टली जॉनसन एस की आरपीए नहीं लिखता हूं। ठीक है, अगला बताएं। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी, इसका आंसर क्या है? ए प्लस बी सी स्टैरिक प्लस डी ए बी सी स्टैरिक प्लस डी, यस, प्लस डी, ए बी सी स्टैरिक प्लस डी प्लस। ठीक है जी, चौथा है, चौथा क्या था? डी प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये होगा डी प्लस ए प्लस बी सी स्टैरिक। ठीक है, बी सी स्टैरिक डी प्लस ए बी सी स्टैरिक प्लस डी ए बी सी स्टैरिक प्लस प्लस। ठीक है, नंबर 5, ए प्लस बी स्टैरिक सी प्लस डी। अच्छा, ये कैसे होगा? ए बी प्लस स्टैरिक सी डी प्लस, ये कैसे होगा? ए बी प्लस सी डी प्लस स्टैरिक। ठीक है, ए बी प्लस सी डी प्लस एंड स्टैरिक। ठीक हो गया। छठा क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ए प्लस बी सी डी प्लस प्लस ए बी सी डी प्लस प्लस एंड प्लस। अगला एक्सप्रेशन क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डी डी जी। अच्छा, इसको पॉज करें। ए बी स्टैरिक सी डी स्टैरिक एंड देन प्लस। ठीक है, आठवां पार्ट क्या था? ए प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ब्रैकेट डी माइनस ई, लेट एक बंदे को बोलने दे, फिर दोबारा ब्रैकेट में
एफ प्लस जी, फिर बस। अच्छा ओके जी। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसको भी हमने इसके थ्रू आरपीएन में कन्वर्ट करना है। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी माइनस ई मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस जी। ठीक हो गया, ये हो जाएगा ए बी प्लस फिर क्या होगा सी स्टेरिक माइनस एज इट इज आ गया। ये आपका आ गया पहला ब्लॉक। कौन सा वाला भला? ये पहला ब्लॉक सॉल्व हुआ, माइनस एज इट इज आ गया। दूसरा ब्लॉक क्या होगा? डी ई माइनस एफ जी प्लस एंड देन स्टेरिक। ठीक है, ये आ गया आपका कौन से वाला? दूसरा ब्लॉक आ गया। दूसरा ब्लॉक कौन सा वाला है? ये वाला है। अब फाइनली क्या होगा? पहला ब्लॉक ए बी प्लस सी स्टेरिक डी ई माइनस एफ जी प्लस स्टेरिक एंड देन माइनस। समझ आई? अब स्टैक इसको कैसे इंप्लीमेंट करता है? स्टैक इसको कैसे इंप्लीमेंट करता है? सबसे पहले क्या चीज आएगी स्टैक में? ए, फिर आएगा बी। ए और बी को क्या करेगा? ऐड करेगा। बच्चे आपने सवाल पूछा तो अभी इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहां पे आएगा सबसे पहले ए, फिर आएगा बी। इसके अंदर क्या चीज होगी? ऐड। इसका आंसर आ जाएगा क्या चीज? ए प्लस बी। फिर अगली क्या चीज लोड हो जाएगी? ये हो गया। फिर आएगा सी, फिर आएगा स्टेरिक। सी भी लोड हो गया, स्टेरिक भी हो गया। इसका आंसर आएगा फिर ए प्लस बी। जो आंसर आया था, आंसर के साथ होगा स्टेरिक। लेटेस्ट दो मेमोरी स्लॉट्स, आपस में जो भी ऑपरेशन करवाना था वो हो जाएगा। ये एक आंसर है। दिखने में आपको बड़ी एक्सप्रेशन नजर आ रही, बट इट इज सम वैल्यू 4 5 10 माइनस वट जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई इसकी। ये भी हो गया। फिर स्टैक में इसके ऊपर लोड होगा डी, ये भी होगा। फिर लोड होगा ई, फिर होगा माइनस। अब क्या होगा? ये वाला सेम इधर आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? डी माइनस ई, ए प्लस बी स्टेरिक सी। दो मेमोरी स्लॉट में दो वैल्यूज आ गई। फिर इसके ऊपर क्या चीज लोड होगी? यहां पे आएगा एफ। फिर अगली स्टैक में आएगा, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि टाइम जाया होगा, मैं इसीलिए एक ही के ऊपर बनाता जा रहा हूं। फिर क्या होगा? प्लस। ये जब दोनों प्लस हो जाएंगे, तीन मेमोरी स्लॉट्स आ गई आपके पास। एक आ गया ए प्लस बी स्टेरिक सी डी माइनस ई एफ प्लस जी का आंसर आ गया इसके अंदर। अब अगला कौन सा ऑपरेटर आया? स्टेरिक आ गया। तो लेटेस्ट दो कंटेंट्स को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। अब यहां पर अगर मैं इसको कर दूं लेटेस्ट दो कंटेंट्स को, तो डी माइनस ई मल्टीप्लाई हो जाएंगे एफ प्लस जी। अब ये भी हो गया। फिर ऑपरेटर कौन सा आएगा? माइनस का ऑपरेटर आएगा। तो लेटेस्ट दो कंटेंट्स को माइनस कर लेगा। इनमें आंसर्स पड़े, इनको माइनस करेगा। एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन बनेगी आपकी। नाइन्थ कौन सा है जी? माइनस ए प्लस बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी होगा। अब ये माइनस ए है, ए को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो इट विल बिकम क्या चीज? क्या बनेगा? ये कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आएगा ए माइनस, सबसे पहले क्या आएगा? ए माइनस बी प्लस। समझ आ रही है कि नहीं? पहले ए लोड होगा, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? माइनस। ये माइनस ए बन जाएगा। फिर मेमोरी स्लॉट में बी आएगा। जो दो आंसर्स थे माइनस ए और बी, उन दोनों का क्या कर लेगा? प्लस कर लेगा। जो आंसर आ जाएगा उसके साथ सी को क्या कर लेगा? स्टेरिक कर लेगा। ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी स्टेरिक। 10वां क्या है? 10 प्लस 3 स्टेरिक 5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 4। अब इसका आंसर नहीं निकालना आपने,
आपने सिर्फ इसको आरपीएम में कन्वर्ट करना है जी। स्टैक में सबसे पहले कौन सा वेरिएबल आएगा? नहीं, वेरिएबल कौन सा आएगा? वो तो ऑपरेटर है, ए आएगा, ए के साथ माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? बी स्टैक में लोड हो जाएगा, माइनस ए, फिर बी आएगा, फिर आएगा प्लस। तो जो लेटेस्ट दो वैल्यूज हैं उनके साथ ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा। जब ऑपरेटर अप्लाई होगा तो अब आंसर क्या है? माइनस ए प्लस बी है। फिर सी लोड होगा, सी के साथ फिर कौन सा आंसर आएगा? स्टैटिक। तो लेटेस्ट दो वैल्यूज माइनस ए प्लस बी का आंसर उधर सेव हुआ होगा, ठीक है। उसके साथ फिर क्या होगा? स्टैटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर है 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 4। अब इसमें ना चूंकि वेरिएबल्स नहीं है, ये नंबर है, तो नंबरों में आपने किस तरह से डिस्टिंग्विश करना है, कहीं 35 ना लिख दें आप इसको, तो आपने स्पेस मेंटेन रखनी है। तो जब 10 लिखेंगे 2 डिजिट नंबर में स्पेस नहीं होनी चाहिए, 3 और 5 में स्पेस होनी चाहिए। तो इसको जब आप लिखेंगे तो इट विल बिकम क्या चीज? 10 प्लस 3 5 स्टैटिक। इट शुडंट लुक लाइक 35, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन खराब होगा, ठीक है। यू शुड बी मेंटेनिंग गैप्स इन बिटवीन, ठीक है। फिर क्या होगा? स्लैश 16 4 माइनस हो गया, ठीक है। 16 4 माइनस हो गया, पहले इसको सॉल्व करना था ना, तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3 5 स्टैटिक 16 4 माइनस स्लैश, ठीक है। एंड देन डायरेक्टली लिख दूं 10 और एंड में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। स्टैक कैसे डेवलप हो रही है? फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ऑपरेटर, 2 मेमोरी स्लॉट्स बन जाएंगी, तीसरी चौथी तीसरी मेमोरी स्लॉट बन जाएगी, समझ आई? पहली दूसरी तीसरी दूसरी में आ जाएगी बात, तीसरी चौथी तीसरी में आ जाएगी बात। फिर इसके साथ जब सॉल्व होगा सेकेंड मेमोरी स्लॉट फिर से कन्वर्ट हो गई, सेकेंड मेमोरी स्लॉट, फिर एक ही मेमोरी स्लॉट में आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। बच्चा कोई गम है आपको, उदासी है, कोई परेशानी है, कोई कमेटी देनी है किसी की, तो क्यों आप इतने उदास हो? हैं? 11वां सवाल, बस 10 ही थे और भी थे? 10 ही थे, अच्छा पॉज करें इसको। +5 3p + 5 डिवाइडेड बाय p - 2 2 × 7 - 8 डिवाइडेड बाय 4। हाँ मल्टीप्लाई, बस 3p को हाँ मल्टीप्लाई करा लें, हाँ स्टैटिक कर लें उसको। पावर के लिए कैरेट का साइन यूज करना है, ठीक है। जी तो अभी क्या करने के लिए आए हैं क्लास में? नहीं यार, आप कौन से प्ले ग्रुप में है कि आपको मैं 2-2 सवालों का होमवर्क दूंगा? अभी करें इसको, 2 मिनट लगेंगे आपको।
होमवर्क में इसके पूरे टॉपिकल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना पूरा, ये होमवर्क है। क्योंकि अभी मैं आपको एक ग्रुप में मैसेज भी करूँगा कि आप सारे अगली क्लास में टॉपिकल्स लेके आएँ, और अगर वो नहीं होगी तो फिर आपको पता है फिर रात को तो मैं इधर ही होता हूँ 1 बजे तक, तो जिसका काम नहीं कंप्लीट होगा तो वो इधर ही रुका रहेगा फिर तब तक जब तक हो। इसलिए इज्जत से पहले ही घर से करके आना। फिर ये बहाना नहीं बनाना होगा कि ठीक है मैं A2 वाला स्टूडेंट हूँ और मैं यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए, ये वो मैं नहीं मानूंगा इस तरह की कोई बात भी। ठीक है, 3p 5 प्लस p2 माइनस स्लैश आ गया। अब तो एक ही लाइन में भी हो सकता है, 3p डायरेक्ट कर लो, तो मसला नहीं, 3p डायरेक्ट कर लो अगर तो यहाँ पे स्टैरिक आप कंसीडर करते हो। ठीक है, ये हो जाएगा क्या चीज, 27 स्टैरिक स्लैश माइनस हो गया। ये इनफैक्ट क्या है 7 पावर 4 है ना, माइनस 9/3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या बनेगा 7 4 कैरेट 9 3 स्लैश माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा AB प्लस जावियार AB प्लस C DE प्लस एस्टेरिक देन माइनस। ठीक है, ना ना ना, आप खुद देखिए ना बोर्ड मैथ्स में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई पहले करोगे C को इसके साथ या पहले माइनस कर लोगे, मल्टीप्लाई। इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहला ऑपरेशन ये परफॉर्म हुआ, मेमोरी में आके सेव हो गया। ठीक है, पहली स्टैक के अंदर ही पहली स्लॉट में आके सेव हो गया। फिर सेकंड में आया C और DE प्लस पहले सॉल्व हो गया। ये कौन सी स्लॉट है, ये सेकंड है। ये थर्ड और फोर्थ प्लस हो गए थर्ड में आ गया, ये दोनों सॉल्व हो गए सेकंड स्लॉट में आ गए। फर्स्ट और सेकंड स्लॉट आखिर में क्या हो गई, माइनस हो गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 3 2 x7 डैश प्लस स्टेरिक। ठीक है, सारे साइन राइट पे आ रहे हैं। ठीक है, पोस्ट फिक्स में यहां पे क्या है AB प्लस BC स्लैश प्लस। ठीक हो गया, XY माइनस 4। समझ आ गया कि नहीं आया, आ गया समझ। अगली हेडिंग लिखें कन्वर्टिंग ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, कन्वर्टिंग RPN इनटू इनफिक्स नोटेशन। Converting RPN into infix notation. ये इनफिक्स है ना, जनरल फॉर्म या इनफिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स में साइंस पोस्ट बाद में लिखे जाते हैं, इनफिक्स में उनके बीच में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो 3p स्टैरिक 5 प्लस P2 माइनस स्लैश 1, इसको कन्वर्ट करें। सेकेंड इज x2 स्टैरिक y3 स्टैरिक प्लस 6 डिवाइड। थर्ड वन इज आपने इसको बस इसकी आपने वो बनानी है, जनरल फॉर्म बनानी है आपने इसकी, ऑपोजिट प्रोसेस। अब मुझे मैथ्स वाली एक्सप्रेशन बना के दिखाएं इससे। ठीक है, आंसर्स लिखे, मैं क्वेश्चंस बना के दिखाएं आप इससे। ये तो कॉमन सेंस है ना, अब इतनी अकल तो अल्लाह करे आपके अंदर हो। 1710 प्लस एक रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपकी अकल का एक इम्तहान है।
ए बी प्लस सी डी ई माइनस स्टेरिक माइनस। नंबर 5 4 ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस स्टेरिक। सी प्लस डी प्लस ई प्लस स्टेरिक। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा बताता हूँ। अपने जहन में स्टैक लेके आए। आपका स्टैक बहुत वीक है मुझे लगता है, शायद मुतहर स्टैक का कॉन्सेप्ट वीक है। नहीं नहीं ना, मतलब है तो मान लेना उसको, क्योंकि इसको स्टैक की निगाह से देखो आप। पहले क्या फिलअप हुआ, फिर क्या फिलअप हुआ, दोनों क्या हो गए। तो इसका पहला आंसर क्या आया, 3 स्टेरिक पी आ गया। फिर उसके बाद 5 आया, फिर बीच में क्या आया, प्लस, फिर क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब ये 3p प्लस 5 हो गया। फिर क्या आया, p आया। फिर ऊपर स्टैक में तीसरे स्लॉट में 2 आया, फिर क्या हो गया, माइनस। तो ये क्या हो गया आपस में, p माइनस 2। ये पहली स्लॉट हो गई, ये दूसरी हो गई। फिर क्या हुआ, डिवाइड आया। इन दोनों को क्या किया आपने, डिवाइड। मतलब एक ये चीज आ गई और एक ये चीज आ गई, डिवाइड हो गया। फिर लिखा हुआ है क्या चीज, 1। 1 के साथ कोई साइन मिस तो नहीं कर दिया। माइनस पहले है माइनस प्लस, यह आ गया, सिर्फ 1 आ गया। तो 1 एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है। जो भी है, ये 1 मिस हो गया यहाँ पे। अगर ये वाला है स्टेरिक था, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर ये लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर 1 आया, ये आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। सारों को मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। छठा क्वेश्चन है 4 2 कैरेट z 3 प्लस स्लैश सेवेंथ स्टेरिक हो जी। सही है कि नहीं, मैं बताता हूं, सारे कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई बाय 2, x मल्टीप्लाई बाय 2, y मल्टीप्लाई बाय 3, और आपस में ये दोनों प्लस हो जाएंगे।
फिर जो आंसर आएगा होल डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 2 y मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस जो आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। समझ आ रही? ये तो मैं वैसे जनरल सिखा रहा हूं ना आपको कि मैथ्स में इतनी ब्रैकेट्स होती थी, आरपीएन में जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ आ रही बात है कि नहीं? मैथमेटिक्स में सॉल्व करेंगे तो ये पहले सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर्स आएंगे प्लस करेंगे, फिर जो आंसर्स आएंगे डिवाइड बाय 6 करेंगे। ये इसीलिए इसको कहा जाता है इन फिक्स फॉर्म, साइंस इन बिटवीन आ रहे होते हैं। ये क्या हो जाएगा 17 10 17 प्लस 10 हो गया, फिर 3 आएगा स्टैक में, मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, स्टैक होगा किसके साथ 3 के साथ, फिर 9 आएगा और डिवाइड होगा। समझ आ रही है? फिर इसका जो आंसर आएगा डिवाइड होगा किसके साथ 9 के साथ। ब्रैकेट्स लगा लें ज्यादा बेहतर है, ब्रैकेट्स लगा लें ज्यादा बेहतर है। अच्छा इसको सॉल्व भी करना, अगर कहता है सॉल्व भी करें तो सॉल्व करके क्या आंसर आएगा इसका 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81, यस और नो 81 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू क्या आएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, वैसे तो ये जो हमने एक्सप्रेशन उसने कहा सिर्फ एक्सप्रेशन बनाए, तो एक्सप्रेशन बनाने का हमें मार्क मिल जाएगा, बट साथ ही अगर कुछ और एडिशनल भी चीज़ चाहिए थी तो वो हमने दिखा दी है। ठीक है बच्चों कि नहीं? ये क्या है, ये हो जाएगा a प्लस b हो गया, ये लेटेस्ट d माइनस ई मल्टीप्लाई बाय सी, d माइनस ई मल्टीप्लाई बाय सी, ये भी हो गया, माइनस होगा, ये एक रिजल्ट हो गया, दूसरा रिजल्ट हो गया, और ये बीच में क्या आ गया माइनस आ गया। ए बी प्लस हो गया, फिर स्टैक में आया सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया और माइनस आया, तो डी माइनस ई हो गया पहले। समझ आई? फिर साइन कौन सा आया मल्टीप्लाई, तो डी माइनस ई पहले से हो चुका था और सी पहले पढ़ा था, तो डी माइनस ई और सी आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बेसिकली सी मल्टीप्लाई बाय डी माइनस ई होना चाहिए था, इसको ना ये होना चाहिए था। एक मिनट, सी मल्टीप्लाई बाय, ये टेक्निकली ये होना चाहिए था, जो नीचे होता ना वो मल्टीप्लाई होता है उसके साथ, तो सी मल्टीप्लाई बाय डी माइनस ई। ठीक है, और ये माइनस ये वाला आ गया, क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद एक स्लॉट में आंसर आ जाएगा इसका सारे का, पहले डी माइनस ई हो जाएगा, फिर सी इंटू डी माइनस ई का रिजल्ट उसके साथ। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा 4, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये सॉल्व हो जाएगा, पहले 4 आएगा, फिर ए बी एंड ए प्लस बी, फिर सी आएगा। समझ आ रही है कि नहीं? 4 एंड पे लिखेंगे इसके कि नहीं, फिर क्या होगा ए प्लस बी हो गया, फिर सी आया, पहले ये सॉल्व होगा, फिर क्या होगा प्लस सी, फिर प्लस डी, फिर प्लस ई हो जाएगा। इन सब का जो भी आंसर आएगा फोर के साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? ब्रैकेट्स लगानी है तो एक ब्रैकेट इधर लग रही है ए प्लस बी के साथ, दूसरी प्लस हो रहा है किसके साथ, सी के साथ प्लस हो गया, तीसरी कहां पे आ गई, ये सॉल्व हो गया, और चौथी कहां पे आ गई, ये इस तरह से। ठीक है, उसको किस तरह से करेंगे जी, ये क्या हो जाएगा
4 पावर 2, यानी दिस विल बी, डायरेक्टली स्क्वायर लिख दूं इसको, 4 स्क्वायर, z और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, z प्लस 3 हो जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, पहले ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, पहला साइन माइनस का आ जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? और जो इधर आएगा इसके साथ क्या आ जाएगा, फिर प्लस का आ जाएगा। तो ये होगा पहले 2 स्टेरिक ए हो गया, फिर 3 स्टेरिक बी हो गया, 6 स्टेरिक सी हो गया। लेटेस्ट दो वैल्यूज आपस में क्या हो गई, माइनस होगी, इधर क्या आ गई, इनका एक आंसर आ जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, 2a प्लस 3b माइनस 6c। ठीक है, ये क्या चीज बन जाएगी, y क्यूब z पावर 4 आपस में क्या हो गए, यहां तक कहानी सॉल्व हो गई। फिर क्या आएगा, 4 माइनस हो गए इनमें से, यहां तक भी सॉल्व हो गई। फिर जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? ये ऐसे ब्रैकेट्स लग रही हैं, पहले ये सॉल्व होगा, फिर -4 होके जो आंसर आएगा उसके साथ डिवाइड होगा कौन, 9। ठीक है, ये क्या होगा, 8 माइनस 4 होगा, जो इसका आंसर आएगा उसके साथ स्टेरिक होगा कौन। अगर सॉल्व करने को बोलता है, आंसर कितना आ गया, 20 आ गया, अगर सॉल्व करने को बोलता है। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई, सबको समझ आ गई? अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ आरपीएन लिखें, हेडिंग लिखें एडवांटेजेस ऑफ आरपीएन, हेडिंग लिखें एडवांटेजेस ऑफ आरपीएन। पॉज करना है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस टू बी अप्लाइड, नो नीड फॉर द रूल ऑफ order of precedence to be applied in RPN, no need for the rule of order of precedence to be applied in RPN, no need for the rule of order of precedence to be applied in RPN, nor there is any need for the use of brackets, nor there is any need for the use of brackets, nor there is any need for the use of brackets. Infix form needs brackets, ठीक है, जो infix से जनरल फॉर्म थी, it needs bracket, RPN does not need bracket। ठीक है, in RPN, next point लिखे, in RPN the evaluation of any expression is always carried out in RPN. The evaluation of any expression is carried out from left to right, from left to right, ये इसका फायदा है कि हमेशा एक ही सीक्वेंस फॉलो करता है। फ्रॉम लेफ्ट टू, इट फॉलोज ओनली वन सीक्वेंस, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, एंड ऑपरेटर्स आर रिटन और ऑलवेज, एंड ऑपरेटर्स आर ऑलवेज, and operators are always read in a sequence, and operators are always used in the sequence, लिख लें, used in the sequence, operators are always used in the sequence, operators are always used in the sequence in which they are read,
that is one a slash uniform rule for one या यूनिफॉर्म रूल, बस. नेक्स्ट लिखें one, that is one slash uniform rule for all. नेक्स्ट लिखें रूल ऑफ प्रीसिडेंस मीन्स दैट rule of precedence means that different operators have different priorities. Different operators has different. अच्छा, I don't follow the rules for has or have. So, हम साइंस के लोग हैं, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, कहाँ पे has लगाना है, कहाँ पे have लगाना है. We focus on the logics rather than on the English. अगर मैं English literature का टीचर होता तो I would have very critically be using this has or have. ठीक है, so इस चीज़ को ज़रा आप लोगों ने देख लेना है. क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा, साइंस के लोग होते हैं, ये चीज़ें इतनी बॉदर नहीं करती हैं, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव गॉट 7.5. ठीक है, सो इट्स नॉट बैड, इट्स ऑल्सो गुड. अच्छा, सो हम लिख रहे थे दैट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, दैट इज मल्टीप्लिकेशन शुड बी डन बिफोर एडिशन etc. That is, multiplication should be done before addition, like in BODMAS. But RPN does not need to memorize these priorities. Clear होगी बात? मुश्किल तो नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिखें इंप्लीमेंटिंग आरपीएन यूजिंग स्टैक. इंप्लीमेंटिंग आरपीएन यूजिंग स्टैक. अब जितनी एग्जांपल्स मैं दूंगा सारों को आपने स्टैक के थ्रू ही करना होगा ये. ठीक है बात कि नहीं? अच्छा, स्टैक का थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ इंट्रो तो मैं देता ही चलूं. पता ही आप लोगों को ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. जो एल्गोरिदम इसमें अप्लाई होता है, वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट. ये दोनों सेम ही बातें हैं. फाइलो या लाइफो बोलते हैं इसको. सो आप ये कह सकते हैं कि stacks are used in RPN. Stacks are used in RPN to evaluate. The answers of mathematical expression. To evaluate the answer of mathematical expressions. ठीक है जी. स्टैक का कॉन्सेप्ट पता है ना आप लोगों को? स्टैक में हमेशा क्या होता है? स्टैक में हमेशा जैसे जैसे आइटम्स आते हैं वो इसमें फिल अप होते जाते हैं. यहां पे जो आएगा वो सबसे पहले कौन सा वाला आइटम होगा? इट विल बी द फर्स्ट आइटम. यहां पे जो आएगा इट विल बी सेकेंड आइटम. अच्छा, इसको एक्सेस करने का ना एक तरीका है. यू कैन एक्सेस एनीवेयर अगर आप प्रोग्राम चेंज करें, लेकिन स्टैक का जो प्रोग्राम एल्गोरिदम बनाया ही ऐसे जाता है कि आपको इजाजत ही नहीं दी जाती है आप किसी और को एक्सेस करें अदर देन टॉप ऑफ द स्टैक वाली वैल्यू के. सो आप इसको एक अरे की तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और डेटा एक्सेस सिर्फ आप करते हैं यूजिंग अ पॉइंटर, यूजिंग एन इंडेक्स दैट इज TOS, टॉप ऑफ द स्टैक. एक पॉइंटर है जो हर एक नई वैल्यू आने के बाद, आने से पहले खुद को +1 करके नई वैल्यू उधर स्टोर करवाता है.
और जब एक्सेस करवाना हो यानी प्रोसेस हो चुकी है चीज, प्रोसेस करने के बाद अगला फॉरन स्टेप अपना टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर खुद को अपडेट करता है विद द -1 वैल्यू, विद द -1 वैल्यू। ठीक है, ये आते हैं यहाँ पे जितने भी आइटम्स है ये आके इधर लोड होते जाते हैं। यानी अगर इस वक्त कोई चीज आके लेट्स से दिस इज द 5th आइटम, इस वक्त कोई चीज एक्सेस होगी तो वो कौन सी हो सकेगी? 5th आइटम एक्सेस हो सकेगा। वजह उसकी ये है कि हमेशा यहां पर ना एक पॉइंटर इस्तेमाल होता है, उसको क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इस्तेमाल होता है, और उसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम क्या रख देते हैं? टॉस। और टॉस की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो हमेशा ऊपर, सबसे ऊपर वाली चल रही होगी, 5th वैल्यू। यानी कि आप इसको बोलेंगे दिस विल बी एक्सेस्ड फर्स्ट। क्या होगा? ये सबसे पहले एक्सेस होगा, इट विल बी एक्सेस्ड फर्स्ट। ठीक है, जब भी आप कभी किसी चीज को इफ यू वांट समथिंग टू बी एक्सेस, तो यू विल राइट व्हाट? इफ द वेरिएबल यूज्ड फॉर द स्टैक इज रिजल्ट, you cannot access anything directly, you will be accessing what? Result of toss। जो भी वैल्यू इसकी होगी उसके थ्रू। अब इसमें दो वैल्यूज है, अगर आप इन करते हैं, इनपुट देते हैं स्टैक को, इनपुट टू स्टैक, क्या कहलाया जाता है? पुश। क्या कहलाया जाता है? पुश। पुश में क्या होता है? टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू टॉप ऑफ स्टैक प्लस 1 होता है। ठीक है, और फिर अगला स्टेप क्या होता है? इनपुट रिजल्ट ऑफ टॉस होता है। यानी टॉस खुद को पहले +1 करता है, नई लोकेशन पर नया इंडेक्स नॉमिनेट करता है और नए इंडेक्स में जाके वैल्यू स्टोर हो जाती है। यानी अगर इसके बाद कोई नया आइटम आएगा, अगर टॉस के पास पहले वैल्यू क्या पड़ी हुई थी? 5 पड़ी हुई थी, तो ये 5 + 1 6 होगा, 6 इसमें सेव होगा। अब इनपुट होगा रिजल्ट ऑफ ऑटोमेटिकली 6 के अंदर, वो 5वीं के अंदर जा ही नहीं सकता। ठीक है, इनपुट वाले एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं? पुश प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक में पुश प्रोटोकॉल कहते हैं। एक होता है पॉप प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, पुश प्रोटोकॉल मींस डेटा इन। इसी तरह से आउटपुट फ्रॉम स्टैक का नाम क्या होगा? पॉप प्रोटोकॉल। इसके लिए क्या होता है? पॉप प्रोटोकॉल के लिए डेटा आउट होता है। इसमें क्या होता है? डेटा आउट होता है। इसके एल्गोरिदम में क्या होगा? पॉप में क्या होगा? नो, पहले आउटपुट रिजल्ट ऑफ टॉस हो जाएगा और अगला स्टेप क्या होगा? टॉस इक्वल्स टू टॉस -1 हो जाएगा। 5वीं आइटम को अगर एक्सेस कर लिया, अब आउटपुट हो चुकी, पहले आउटपुट होगा, अगला क्या होगा? अब वो 4 वैल्यू स्टोर करना चाहिए। अब 5 - 1 4 हो जाएगा, ताकि अगली दफा चौथे आइटम को अगर आपने एक्सेस करना हो तो नेचुरली फ्लो टॉप टू डाउन आता है, तो पहले रिजल्ट आउटपुट चौथा एक्सेस हो जाएगा, फिर उसमें से -1 करके 3 पे पॉइंट करेगा। अगर 3 पे पॉइंट करने के बाद नई वैल्यू इनपुट करनी हुई तो इनपुट इज डेटा इन पहले, फिर 3 के बाद वो पहले 4 करेगा, फिर उसमें इनपुट कराएगा। यहां पे इनपुट इस्तेमाल हो रहा है, यहां पे आउटपुट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दोनों प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। समझ आई बात? ये कि नहीं आई? सही है ना? नहीं समझ आ रही? ठीक है, अगर हम इसको स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, इसको स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करें, स्टैक बना के दिखानी है। ठीक है, और आंसर बताना है इसका। 17 10 प्लस 3 दिस 9 दिस, ये कर लेंगे? कराऊं? सबसे पहले क्या आया? 17। अगला क्या आया? 17 और 10। अगला साइन क्या आया? प्लस। फिर क्या हो गया? 17 + 10 इज इक्वल टू 27 आ गया। 1 2 3। फिर क्या आया? 27 और 3। फिर क्या आया? स्टेरिक। दोनों मल्टीप्लाई हुआ, आंसर क्या आया? 81।
81 और फिर क्या आया 9, फिर क्या आया, फिर आंसर क्या आया 9। ठीक है जी, समझ आ रही है? होमवर्क लिखें जरा। होमवर्क लिख लें जल्दी से प्लीज। y2 कैरेट z3 कैरेट प्लस 6 डिवाइड y3 कैरेट z4 कैरेट प्लस 4 माइनस 9 डिवाइड 3p स्टेरिक 5 p2 प्लस p2 माइनस डिवाइड 27, अच्छा 27 में वो है स्पेस है, ठीक है 27 अलग है, 27 स्टेरिक 8 4 डिवाइड माइनस 5वां इज 11 6 माइनस 5 स्टेरिक, छठा है 3 4 कैरेट 9/3 प्लस 4 स्लैश। दिस वॉज द चैप्टर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स खत्म। टुमारो सिक्योरिटी